भारत सरकार हमारे सिस्टम में पेनिट्रेट करने का प्रयास ही नहीं कर रही है, बल्कि कर चुकी है। आज अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ को इम्पैक्ट करने वाली 2-3 चीज़ें विशेष होती हैं। अभी इलेक्शन आ जाएगा, बैंक वालों की ड्यूटी लगा दो, फिर भी शाखा बंद नहीं होगी। शाखा में 2 आदमी है। हमारे नेतृत्व के साथी और सभी बैंकों से उपस्थित हुए यहाँ हमारे जुझारू साथी, आज इस कड़ाके की ठंड में जो आपने दिल्ली में आग लगाने का काम किया है, उसके लिए आप सबों का तहे दिल से अभिनंदन है, लाल सलाम है। और इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस धरने को सफल बनाने में जो आपने योगदान दिया है, आप सभी उसके धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही अभी हमारे पंकज जी ने, कन्वेनर जी ने बताया कि क्या परिस्थिति बनी और सरकार का क्या रवैया है। मैं अगर ऐतिहासिक रूप से बात करूं तो इसी दिल्ली के धरती पे जब हमारा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस थी 2005 में, ये हमने एक रिजोल्यूशन पास किया था। उस समय सभी को ये डिमांड अपील नहीं कर रहा था, लग रहा था कि नहीं, उस डिमांड के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं थी। धीरे धीरे ये डिमांड प्लेस होता गया और अल्टीमेटली यूएफबीयू का डिमांड बना। पहले ऑफिसर के सभी घटकों का बना, फिर यूएफबीयू का बना। वो परिस्थितियाँ बनती गई। अगर हम बैंकिंग के इवोल्यूशन को देखें और 3 भाग में अगर उसको मैं बांटूं कि प्री नेशनलाइजेशन का एक दौर था, पोस्ट नेशनलाइजेशन का एक दूसरा दौर था और पोस्ट लिबरलाइजेशन का एक तीसरा दौर आया जो अभी भी चल रहा है। तो काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से समस्याएं बदलती हैं, डिमांड बदलती है। और इस कड़ी में जब हमने देखा कि आज बैंकों के अंदर किस तरह से टॉक्सिक वर्क कल्चर प्रिवेल कर रहा है, ये 5 डेज बैंकिंग हम कोई लग्जरी के लिए नहीं डिमांड कर रहे। आप सब जानते हैं कि कागज़ पे तो 10 से 5 का ही वर्किंग है बैंक में, सबको पता है, पब्लिक भी जानती है भाई बैंक वाले 10 से 5 ही काम करते हैं। क्योंकि उन्हें 5 बजे के बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन शाखाओं में नहीं मिलता, तो उन्हें लगता है कि बैंक वाले 10 से 5 ही काम करते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है, बैंक वाले सुबह 8 बजे से, और जब बेचारे नहा धो के कहीं पूजा और किसी काम में लगते होंगे, रिलीजियस काम में, तो उनको उनके आरएम का फ़ोन आना शुरू होता है कि आज लॉगिन डे कौन सा है, आज फलाना डे कौन सा है, आज इतने खाते खोलने हैं, आज इतने लोन करने हैं। और वहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ये चलते रहता है। किसी भी शाखा में, किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में आप 7 बजे चले जाओ तो वहाँ आपको शाखा प्रबंधक, उनके साथ बैठे हुए अधिकारी मिल जाएगा। बहुत सारे कर्मचारी भी 6 बजे तक आपको मिल जाएगा। ये स्थिति इसलिए बन पड़ी कि आने वाले इस पीछे दशक में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि बैंकों के अंदर जितने तरह का मल्टीटास्किंग बढ़ा है, बैंकिंग के अलावा बैंकिंग का कंसेप्ट जो था प्री नेशनलाइजेशन में कि हम डिपॉजिट लेते थे, हम लोन करते थे, हमारा काम इतना ही था। आज इतना ही नहीं रह गया, आज इससे बहुत दूर चला गया बैंकिंग। और उस दूर में ले जाने में जिम्मेवार कौन है? सरकार को हर काम बैंक वालों से ही कराना है। अभी बंगाल के अंदर SIR हो रहा है, वहाँ बैंक वालों को ड्यूटी लगा दी कि तुम गिनती कर लो। मानो कि नहीं, गिनती नहीं आती। ये सही बात है, इनकी गिनती कमज़ोर है, इनकी हर चीज़ कमज़ोर है, इसलिए इन्हें हर काम बैंक वालों से ही कराना है। अभी इलेक्शन आ जाएगा, बैंक वालों की ड्यूटी लगा दो, फिर भी शाखा बंद नहीं होगी। शाखा में 2 आदमी है, एक आदमी वो काम करता रहेगा, वो पिसता रहेगा, वो मरता रहेगा, लेकिन सरकार का भी काम करना है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना है, इतने खाते खोल दिए, जनधन खाते खोले। हम भी चाहते हैं कि बैंक के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। ये हमारा डिमांड था कि बैंकों के भीतर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने स्टार्ट करी और हमने इस बात को सक्सेसफुल किया। प्राइवेट बैंक उसमें कहीं नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक मात्र है जहां इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ोतरी दे करके एक मील का पत्थर का काम किया है। और देश के अंदर जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हुआ, उस वजह से गरीब तबकों का, छोटे तबकों के लोगों का के अंदर जो सेविंग की एक बात आई, वो उसके लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है। और आप सभी जो उस पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं, आप उस धन्यवाद के पात्र हैं। साथी, जो स्ट्रेस बढ़ा वो इस वजह से बढ़ा कि पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो बैंकों के अंदर रिक्रूटमेंट नगण्य सा हो गया।
दूसरे सब सेक्टर में भी नगण्य है, लेकिन बैंकों में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आया। ज़्यादा इसलिए आया कि हमारे, जैसा मैंने कहा कि मल्टीटास्किंग हमारे यहाँ बढ़ गया। हमें इंश्योरेंस भी बेचना है, हमें हर काम करना है बैंक के अलावा, और साथ में बैंक तो है ही, और उसके साथ साथ जो स्काई रॉकेटिंग टारगेट है उसको लेकर के भी हमें टेंशन है कि रोज कासा कैंप लगाओ, कासा बढ़ाओ। ये कासा क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? जब देश की सरकार ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एक नया डायरेक्शन दिया कि बैंकों के अलावा जब उसने म्यूचुअल फंड के को प्रमोट करना शुरू किया, तो नेचुरली है ये हाउस होल्ड सेक्टर का जो डिपॉजिट था वो म्यूचुअल फंड की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब सरकार को हाउस होल्ड सेक्टर की याद आई, क्योंकि पैसा यहीं से आता है, जो आम जनता का पैसा है, जो गरीबों का पैसा है। क्योंकि कैपिटलिस्ट लोग तो बैंकों में पैसा नहीं रखते होम सेविंग में। अंबानी का कोई होम सेविंग का खाता नहीं है। जब मोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, हम में से किसी ने देखा कि अंबानी को किसी लाइन में लगते हुए? उसका काम कैसे चल रहा था भाई? हमें तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, उनका काम ऐसे ही चल रहा था। अडानी को किसी ने नहीं देखा होगा किसी एटीएम के पास लाइन में लगते हुए, क्योंकि उनको सेविंग से लेना देना नहीं है, उनके पास अकूत दूसरे संपत्ति है और उस वजह से वो अपना काम चलाते हैं। लेकिन यहाँ जो पैसा था, जो हाउस होल्ड सेक्टर में, ये नेशनल इकोनॉमी को चलाने का, उसके व्हील को चलाने का काम करता है, और उसको चलाने में सरकार को भी सहायता मिलती है और पब्लिक और कॉर्पोरेट को भी सहायता मिलती है। लेकिन जब उस हाउस होल्ड सेक्टर का, जिसका मोर देन 30% हुआ करता था सेविंग, वो जब डाइवर्ट हो गया दूसरे सेक्टर में, जैसे म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, तो नेचुरली वो पैसा नहीं है। तब सरकार सारे बैंक के चेयरमैन को बुला के कहा, डंडा दिखाया कि कासा कैंप लगाओ, लोगों से और पैसा खींचो। अब पैसा तो लोगों के पास है नहीं। हम सभी जानते हैं कि देश की हालत क्या है, नेशनल इकोनॉमी की हालत क्या है। वो विश्व में जाके जितना भी ढिढोरा पीट दें, हम विश्व गुरु हो गए, लेकिन हालात और स्थिति सबको पता है कि क्या है लोगों का परचेजिंग पावर। तो इन सब काल परिस्थितियों में जो प्रेशर बना, वो बैंक के ऊपर और डबल प्रेशर हो गया। और हालात ये हो गई कि हमें आज अपने अर्न लीव को भी अवेल करने से पहले 10 बार झगड़ा करना पड़ता है शाखा प्रबंधक से, 10 बार झगड़ा करना पड़ता है रीजनल मैनेजर से। रीजनल मैनेजर्स को अगर एप्लीकेशन चला गया या मैसेज चला गया तो उसे लगता है कि उसका गुर्दा मांग लिया है। नेचुरल है, ब्रांच मैनेजर को भी चला जाता है तो लगता है गुर्दा मांग लिया। आज भी सवेरे से हम लोग परेशान थे, कई सारे शाखा से फोन आ रहा था, सर मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे सर हमारे ब्रांच में आज स्टाफ ने, एक लड़की थी उसका मेडिकल का इशू हो गया, वो चला गया, एक हेड कैशियर है, एक हम है, एक मैनेजर, कैसे आ जाए? तो ये स्थिति हो गई साथी धीरे धीरे कि हम अपने लिजिटिमेट मांग को लेकर के आने के लिए सारे लोग आना चाहते थे। इतने लोग इस धरना में आना चाहते थे। अगर सब लोग अलाउ हो जाते और सबको छुट्टी मिल जाती तो मैं समझता हूँ कि जंतर मंतर बढ़ जाता है। स्ट्राइक के दिन से पहले ही लोगों के अंदर इतना रोष है, लेकिन समस्या वहीं आके खड़ी होती है कि हमारे पास न काम के अलावा कोई स्पेस नहीं बचता है। लोग घर के काम को अवॉइड करते हैं, और यही कारण है कि ये जो डिमांड बना 5 डेज बैंकिंग का, ये धीरे धीरे बड़ा इंटेंस डिमांड हो गया। और इसी को लेकर के जब हमारा लास्ट बाइपार्टाइट हुआ तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने इस बात को प्रायोरिटी में रखा कि 5 डेज बैंकिंग हमारा पहला डिमांड है, उसके बाद हम फाइनेंशियल डिमांड की बात करेंगे। और एमओयू साइन हुआ इस बात को लेकर के। एमओयू साइन हुआ 7 दिसंबर को, और उसके बाद 8 मार्च को जाकर के हमारा फाइनल सेटलमेंट हुआ। और उसमें समय में भी हम लोगों ने ये शक जाहिर किया कि सरकार इस बात को मानती है, तो आईबीए ने कहा कि नहीं, ये अप्रूवल भी गवर्नमेंट का ही है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो 2024 में हमारा 8 मार्च को बाइपार्टाइट साइन हुआ, ज्वाइंट नोट साइन हुआ, वहां एमओयू में साइन किया हुआ ये एग्रीमेंट है, उसको सरकार का अप्रूवल है, उसके बाद सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि हम डिमांड सिर्फ कर रहे हैं रोड पे आकर के, हमने इस डिमांड को परस्यू किया पिछले 5 सालों में। लास्ट बाइपार्टाइट से परस्यू करके इस बाइपार्टाइट में हमने अपना डिमांड बनाया। उसके लिए हमने सेक्रीफाइस की, फाइनेंशियल सेक्रीफाइस की, हमने टाइम सेक्रीफाइस किया। ऐसा भी नहीं है कि हम 5 डेज बैंकिंग मांग रहे हैं फ्री का। हमने हर अपने वर्किंग डेज में उसका 30 to 40 मिनट्स का वर्किंग आवर हमने एक्सेप्ट किया, सिर्फ इसलिए अकोमोडेट किया कि हमें एक दिन का छुट्टी मिले, ताकि हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस कर पाए, ताकि हम अपने फैमिली का जो टाइम है उस टाइम को कभी दे सकें। लेकिन ये सरकार इतनी एंटी वर्कर सरकार है कि इसको मानने के बजाय हमारे ऊपर धड़ाधड़ लेजिस्लेशन लाना शुरू कर दिया। क्या आया भाई? न्यू लेबर कोड। ये लेबर कोड क्या है? अभी तक तो था ही लेबर कोड। नया लेबर कोड लाने की क्या जरूरत आ गई? इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो गया? इम्प्रूवमेंट साथी कुछ नहीं हुआ। हमारे जो राइट्स थे
उस राइट्स को छीनने का प्रयास इस लेबर कोड के द्वारा हो रहा है। हमें इसको समझने की आवश्यकता है। 5 डेज बैंकिंग बड़ी अच्छी बात है, हो जाएगी, होगा, होना चाहिए, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको, उस डिमांड को रियलाइज करने का जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होने जा रहा है इस लेबर कोड के द्वारा। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हाउ टू फाइट एंड हाउ टू चैलेंज दिस न्यू लेबर कोड। इस बात को सीरियसली समझिए साथी। आप जो भी डिमांड को लेकर के सड़कों पे आ रहे हैं, आपके हड़ताल करने का राइट के ऊपर अटैक है, आपके यूनियन को बनाने को लेकर के ऊपर अटैक है, आपको ऑर्गेनाइज होकर के धरना देने के ऊपर अटैक है। ये सारे जो आपको फैसिलिटीज अभी लेबर कोड पुराने से मिले हुए हैं, जिसके तहत हम सभी इंजॉय कर रहे हैं। 27 जनवरी का हमारे कन्वेनर ने कहा कि ऑल इंडिया स्ट्राइक है हमारा, ये इतना, कल रात में हमने कहा 27 का डेट हो गया, लेकिन नए लेबर कोड में इस तरह नहीं होगा कि रात में हम कहेंगे और वो 15 दिन के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बहुत सारे लंबे प्रावधान हैं और बहुत सारे उसमें इफ एंड बट है। आपको स्ट्राइक में जाने के लिए भी रोका जा रहा है। तो आप समझिए कि आपके राइट के ऊपर किस तरह का कुठाराघात है। आज स्थिति ये हो गई है कि साथी, बैंक में लोग नौकरी मिलने के बाद भी अगर सेकंड ऑप्शन मिलता है तो बैंक में रहना नहीं चाहता है। रिक्रूटमेंट हो रहा है। हमने पिछले साल रिक्रूटमेंट भी मुद्दा बनाया था, जब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया था मार्च में 2025 में, तो उसमें हमारा रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा मुद्दा था, पहला इशू था। वो इसलिए था कि पिछले 20 सालों में बैंकों के भीतर रिक्रूटमेंट बिल्कुल नगण्य सा हो गया। नॉर्मल वियर टियर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। जो वर्किंग डेस्क स्टाफ है हमारा, क्लरिकल स्टाफ या स्केल 1, उसके भीतर बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। और आज यही हस्र है कि हम लोग काम के बोझ के तले दबे हुए। कई सारे बैंकों में हम देखते हैं ऑफिसर कैश गिन रहा है, ऑफिसर काउंटर पर आरटीजीएस पंच कर रहा है, ऑफिसर एनईएफटी पंच कर रहा है, ऑफिसर अकाउंट खोल रहा है। वो सिर्फ इसलिए ये बना बात कि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। हमें लगा कि नहीं, ये ऑफिसराइजेशन बड़ा अच्छा है। हमें लगा कि नहीं, हम मिडिल क्लास है, हमें लगा कि कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, प्रमोशन ठीक है, लेकिन प्रमोशन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ, आवर ओन स्पेस। ये जो एक स्थिति बनी है साथी, इसको समझने की जरूरत है और इसको लेकर के लड़ने की जरूरत है। सिर्फ 5 डेज बैंकिंग एक इशू नहीं है। हमारे पास जितने इशू हैं और जिस तरह से प्रताड़ित हो रहा है पूरे के पूरे बैंकिंग कुनबा, उसको समझने की जरूरत है और उसे अपने साथियों को समझाने की जरूरत है कि हमें आने वाले टाइम में बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 5 डेज बैंकिंग तो एक संघर्ष का एक कड़ी मात्र है। आप देखिए पीएलआई, ये पीएलआई जो हमने ज्वाइंट नोट में सिक्योर किया, बाइपार्टाइट में सिक्योर किया, वो कलेक्टिव परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया। सरकार ने उसको अप्रूवल दिया। सरकार उस समय में कह रही थी कि हमारे पास इससे ज़्यादा 17% से ज़्यादा पैसा नहीं है देने के लिए। 12,500 करोड़ सिर्फ उसमें ईयर मार्क किया गया कि आपको जो ज्वाइंट नोट या बाइपार्टाइट का पैसा मिलेगा, बढ़ा हुआ तनख्वाह, वो 12,500 करोड़ से ज़्यादा हम नहीं दे सकेंगे। लेकिन वही सरकार 6 महीने के बाद कहती कि हम पीएलआई देंगे, एक बड़ा पीएलआई देंगे। किसको देंगे भाई? स्केल 4 एंड अबव को देंगे। साल में 365 दिन होता है साथी। अगर आप 52 दिन संडे का निकाल दें और 26 दिन अपना सैटरडे निकाल दें या 52 दिन सैटरडे निकाल दें, तो करीब करीब 100 दिन के आसपास चला जाता है। उसके बाद बचता है 260-65 दिन। लेकिन इस बैंक में ताली बजाने वाले को, जो जनरल मैनेजर कहलाते हैं, उनको 300 से ज़्यादा दिन का मिलेगा पीएलआई। काम करेंगे 265 दिन, पीएलआई मिलेगा 300 दिन। हम काम करेंगे 365 में से 366 दिन, हमें मिलेगा 15 दिन का पीएलआई। क्यों भाई? हमें समझना होगा कि हमारे ऊपर अटैक किस तरह से किया जा रहा है। हमको इस बात को लेकर के अपने रैंक एंड फाइल को तैयार करना पड़ेगा। जो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे बिजी है रील देखने में, उनके रील को देखने को रोकना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि देखो भाई किस तरह से अटैक हो रहा है और आने वाले टाइम में तुम्हारे हर राइट्स के ऊपर अटैक होगा। तुम्हारे हर जो राइट्स जीते गए हैं, जो सेक्रीफाइस से, स्ट्रगल से अचीव किए गए हैं, उसके ऊपर अटैक है और उसको बचाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। इसलिए साथी, आने वाले टाइम में आप एक बृहद स्ट्रगल के लिए तैयार रहिए, अपने मन को मजबूत करके रखिए। ये एक दिन की हड़ताल नहीं होगी। आने वाले टाइम में सीरीज ऑफ स्ट्राइक आपको करना पड़ेगा। अपने उन तमाम मुद्दों को लेकर के स्ट्राइक करना पड़ेगा जो मुद्दे हमारे आम जीवन को, हमारे आम जॉब के लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। बैंकों के अंदर एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, जो शाखा प्रबंधक होंगे, बड़े बड़े अधिकारी होंगे, जानते होंगे
स्ट्रेस मैनेजमेंट, एसेट स्ट्रेस मैनेजमेंट, लोन करने से पहले उसका भी एनालिसिस होता है। लेकिन जो एनालिसिस करता है वो कितने बड़े स्ट्रेस में है, जिसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बैंकों के अंदर उसका कोई प्रोविजन नहीं है। वो जो स्ट्रेस मैनेज कर रहा है, एसेट का जो स्ट्रेस देख रहा है, वो कितने स्ट्रेस में ये नहीं दिख रहा है। फल ये क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बैंक कर्मी सुसाइड के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके अपने लाइफ को दे रहे हैं। एक विकट परिस्थिति हमारे सामने आ गई कि हम अपने लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। 30 ईयर्स के एज में, 40 ईयर्स के एज में सुसाइड्स आर अटेम्प्टेड बाय द ऑल द ऑफिसर्स फ्रेटर्निटी वर्किंग अंडर द एक्यूट स्ट्रेस पोजिशन। तो साथ ही इसे समझना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, अपने ग्राहकों को समझाना पड़ेगा। एक समग्र संघर्ष की रूपरेखा तैयार करनी होगी। क्योंकि आम धारणा क्या है कि बैंक वाले अपने तनख्वाह के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, आम धारणा है कि बैंक वाले इस बात के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। अरे भाई, 5 डेज बैंकिंग तो हम लोग ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। दूसरा, तुमने जो इतने सारे तामझाम फैलाए और जिस बात को लेकर के तुम विश्व गुरु बनने का क्लेम करते हो कि हमने ये डिजिटल कर दिया, हमने वो डिजिटल कर दिया, जब हैवी डिजिटलाइजेशन हो गया, तुम्हारा इतना एटीएम लगा दिए, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल तुमने खोल दिए, इंटरनेट से पैसा निकालो, फलाने से पैसा निकालो, यूपीआई से कर दो। भाई, तो तुम क्यों चाहते हो कि सारा खर्चा वो जो 7 दिन तुम बिठा करके रखना चाहते हो, उसकी कॉस्ट तुम देखो। तुम्हारा ऑफिस एक दिन बंद होगा, कितने की इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, कितने का अदर एंसिलरी एक्सपेंसेस सेव होता है, कितना पेट्रोल डीजल सेव होता है। आप करके देखो कि आपको लगेगा कि ये 5 डेज बैंकिंग नेशनल इकोनॉमी के इंटरेस्ट में है, ना कि बैंक एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट में है। बैंक एम्प्लॉयज तो ठीक है, खप ही रहा है, लेकिन आपको खुद पता चलेगा सरकार को कि ये 5 डेज बैंकिंग करने से हमारा नेशनल सेविंग भी हो रहा है। इसे समझने की जरूरत है सरकार को, लेकिन नहीं, क्योंकि सरकार दबाव में है किसके? अपने कॉर्पोरेट मित्रों के, फिक्की के, एसोचैम के, जो कहते हैं। आज अटका क्यों है मामला? अटका इसलिए नहीं है कि सरकार अपने मन से चाह रही है, लेकिन सरकार को चलाने वाला जो तंत्र है, वो तंत्र चाहता है कि नहीं, क्योंकि उनके पास जो कैश एक्युमुलेशन होगा 2 दिन का, वो कैसे कहाँ रखेंगे, इसलिए बैंक को खोलना जरूरी है। इसलिए साथी, आने वाले टाइम में आपको इसके लिए बड़े लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा और अपने रैंक एंड फाइल को हमें तैयार रखना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि आप सभी जिस तरह से आज इस धरने पे आए हैं और जिस तरह से आपने अपनी सहभागिता कल ट्विटर कैंपेन में दिखाई, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार को झुक के इस डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये टॉक्सिक वर्क कल्चर को हमें पूर्ण विराम लगाना है। इसलिए साथ ही 27 जनवरी का हड़ताल ज़बरदस्त होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसा शर्मा जी हमेशा कहते हैं कि सिर्फ ब्लड बैंक खुलना चाहिए, उस दिन और कोई बैंक नहीं खुलना चाहिए। तो ये स्थिति हमें उस दिन पैदा करनी होगी। जहाँ कहीं भी हमारा धरने का या डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम होगा 27 को, उस तरह से हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस धरने के लिए भी हमें कितने जद्दोजहद करना पड़ा और उसके बाद हमें परमिशन मिली है। तो ठीक है, संघर्ष के लिए हम लोग किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं और आप लोगों का जब साथ है तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको लड़ के लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि ये कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ये कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा। सरकारों का वक्त आता है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। थैंक यू साथी। इनकलाब। रेस्पेक्टेड लीडर्स ऑन द डायस और कॉमरेड्स, साथियों, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने आपको बहुत डिटेल में 5 डेज बैंकिंग सरकार की मंशा और शर्मा जी ने हमारे यहाँ कम आने में उसकी डांट वो भी लगा दी है। लेकिन अक्सर करके सर होता क्या है कि कक्षा के अंदर जितने विद्यार्थी बैठे होते हैं और जो विद्यार्थी बाहर भाग जाते हैं क्लास से, तो टीचर उन्हीं को डांट लगाते हैं जो अंदर बैठे होते हैं। हमारे ये वो सारे साथी हैं जो इस संघर्ष में हमारे साथ हैं और वो जो वहाँ पे भी हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं। ट्विटर के माध्यम से कल हमारा बहुत अच्छा कैंपेन रहा, मैं आप सबको उसकी बधाई देता हूँ कि हम सब संगठित हैं। ये चीज़ कई बार यहाँ हम ग्राउंड पे दिखाने में विफल रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सफल रहते हैं। तो ये आप लोग उसके अभिवादन के पात्र हैं, बस जोरदार तालियों से अपना अभिनंदन करिए। साथियों, बहुत सारी बातें अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताई हैं, मैं उन सारी बातों पे नहीं जाऊंगा। उनसे अलग आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि आज की डेट में भारत सरकार हमारी किस प्रकार से हमारे हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होती जा रही है। एक समय था 2005-06 के अंदर जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनका मिनिमम इंटरफेरेंस रहता था। मुझे याद है
हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक जो डायरेक्टर होते हैं सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में, एक जो डायरेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, अधिकांश कोई आईएएस ऑफिसर होते हैं। वो आते हैं, उस समय वो आया करते थे, 2004-5 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग ये सिलसिला 12-13 तक चला होगा। वो आते थे, बोर्ड की मीटिंग अटेंड करते थे, जो भी पॉलिसीज होती थी हमारे बैंक के रेस्पेक्टिव बोर्ड्स बनाया करते थे। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, हमें समझने की आवश्यकता है। हम लोग अक्सर करके ये नारा लगाते हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये वास्तविकता में बिल्कुल सही नारा है और आज आप समझेंगे इस बात को कि किस प्रकार से भारत सरकार हमारे सिस्टम में पेनिट्रेट करने का प्रयास ही नहीं कर रही है बल्कि कर चुकी है। आज अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ को इम्पैक्ट करने वाली 2-3 चीज़ें विशेष होती हैं। एक होती है हमारी सबकी ट्रांसफ़र पॉलिसी और दूसरा होता है हमारा स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी। पहले रेस्पेक्टिव बोर्ड डिसाइड किया करते थे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी होगी, दूसरा डिसाइड किया करते थे कि हमारी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी। अभी मुझे ध्यान पड़ता होगा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को याद भी होगा कि 2014 में, अभी 14 के बाद से सरकार किस प्रकार से इन्वॉल्व होती जा रही है। 2024 में 19 नवंबर 2024 को डीएफएस ने एक पत्र जारी किया जिसके अंदर उसने परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव की बात करी। ये बात जानते हुए कि 8 जॉइंट नोट और 9 जॉइंट नोट 10वें और 11वें बाइपेटेड सेटलमेंट के अंदर हमने पीएलआई को एक पॉइंट पे आकर के एक्सेप्ट कर लिया था। इस बात को जानते हुए भी उन्होंने स्केल 4 एंड अबव के लिए अलग से परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव की स्कीम बना दी। आप उसके एक ही सप्ताह के बाद देखिए, 19 नवंबर के बाद 26 नवंबर को एक कॉमन एक ट्रांसफर पॉलिसी डीएफएस खुद बना के देता है। अगर आप उस पत्र की उसकी लैंग्वेज पढ़ें तो उस लैंग्वेज के अंदर आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। वो लिख के देते हैं कि आपको ये 12 पॉइंट आपकी पॉलिसी में डालने होंगे। ये 12 पॉइंट क्या है, पूरा का पूरा उन्होंने पॉलिसी बना के दी। और उसके सेकंड पॉइंट के अंदर आप यदि पढ़ें तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं आपको अपनी पॉलिसी में डालने होंगे। डालने के बाद हमें पॉलिसी भेजनी होगी, पॉलिसी भेज करके आपको वेट करवानी होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको हमको बताना होगा, उसके बाद हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट करके चेक करेंगे। साथियों, आप समझिए किस प्रकार से डीएफएस हमारे बैंकों के बोर्ड को एक दरकिनार करते हुए हर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना चाहता है। वही पीएलआई की जो स्कीम मैं आपको बोल रहा था, पीएलआई की स्कीम के अंदर भी उन्होंने कहा, स्लैब बना के दे दिए कि किस बैंक को कितना मिलेगा, 20%, 40%, 60%, 80%, हर एक स्केल के लिए डिसाइड कर दिया। अक्सर करके वो कहते रहते हैं कि नॉन परफॉर्मर आप बताइए, आपके नॉन परफॉर्मर आप डिक्लेयर करिए और उनको बैंक से बाहर करिए। हम लोग अभी तक कितने साथी हैं, जो होता नहीं है बैंकों के अंदर कि हमारे सारे साथी परफॉर्मर ही रहते हैं, तो किसी को बाहर करने की सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन्होंने पीछे के दिनों में, आपको याद होगा कि किस प्रकार से कई सारे अधिकारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को बाहर किया, ये कहते हुए कि ये नॉन परफॉर्मर है। अब वो पत्र के माध्यम से हमसे पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने आपने नॉन परफॉर्मर में बाहर किए। साथियों, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की पॉलिसी उन्होंने अपने आप ही एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना करके सारे बैंकों में भेज दी। वर्कमैन में अधिकांश बैंकों में वो इम्प्लीमेंट हो गई है। आपको इसकी जो लड़ाई है, ये 5 डेज वीक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी एमेलगमेशन आप लोग सुनते ही हैं कि सारे बैंकों का एमेलगमेट करेंगे। आने वाले दिनों में 2047 तक इनको ऐसे 2 बैंक चाहिए जो टॉप 20 के अंदर हों। और वो टॉप 20 के बैंक बनेंगे कैसे, वो किस प्रकार से बनेंगे, विलय करके बनेंगे। हमने कई बार इसके लिए आवाज़ उठाई कि जब आप इनका विलय करते हैं तो कई सारी ब्रांचेस बंद होती हैं, कई सारे हमारे साथियों को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, हम बिजनेस भी बहुत सारा लूज करते हैं। ये बिजनेस जाता कहाँ है, ये बिजनेस जाता है आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में। जो बाहर हमारी जब बैंकों का विलय हो रहा है, ब्रांचेस का विलय हो रहा होता है, तो एक दूसरी ब्रांचेस से स्टाफ को निकालते हैं, बिजनेस को निकालते हैं और बिजनेस जाता है इन सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास। ये आवाज़ हम सबको उठानी होगी। ये जो आज मेरे पूर्व वक्ता शर्मा जी ने कहा, इनका बड़ा लंबा अनुभव है, हमको उस अनुभव से सीखना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमें हर संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा, पूरी मेहनत से बढ़ाना होगा, पूरी ताकत से बढ़ाना होगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया तक अपने आप को रेफरेंस नहीं करना है, वहीं तक नहीं रोकना होगा। आपको आगे बढ़ के ज़मीन पे उतरना होगा। जितने भी धरने की आगाज़ आती है, आपको यहाँ पे उपस्थित होना होगा। धरना हो, स्ट्राइक हो, कुछ भी हो। अभी 27 तारीख को हमारी स्ट्राइक है, इसमें 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दिल्ली के अंदर हमारा पार्लियामेंट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अंदर हैं, हमारे
फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली के अंदर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री दिल्ली के अंदर है। अगर हम यहाँ पे बैठ के नारे लगाएं और आवाज़ अगर वहाँ तक ना जाए तो हमारे नारे लगाने का कोई मतलब नहीं है। हमारी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए, हमारी आवाज़ इनके कान तक गूंजनी चाहिए। मेरे पूर्व के वक्ता शर्मा जी ने कहा, किसानों से हमारा कंपैरिजन किया। हम समझते हैं हमारी एसी में बैठने की आदत हो गई है, हमारा उतना दमखम नहीं रहा, हमें ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन अपने आप को उस शील्ड में बनाना पड़ेगा। ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। आप याद करिए 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1979 में हुआ था, किस मकसद से हुआ था? वो मकसद था कि हमें देश के कोने कोने तक हमको फैलना है, और हम फैले भी। आज हम हर एक किसान के पास हैं, हर एक गरीब के पास है, हर एक भाई के पास है, हर एक बहन के पास है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज अगर हमारी लड़ाई होती है तो हमारे भारत देश की जनता हमारे साथ खड़ी नहीं होती है। आज हमारे इधर मैं देख रहा हूँ कुछ साथी हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। हमको समझना होगा ये लड़ाई हमारी है, हमको ही लड़नी है, कोई और हमारे साथ आने वाला नहीं है। हम देखते हैं प्रेस मीडिया, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग फैलते हैं, जरूर से दूर दूर तक पहुंचते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी हमें कवर नहीं करती। ये आज से नहीं, सालों से यही चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमको कभी कवर नहीं किया। ये दुर्भाग्य है, लेकिन सच्चाई है। हमें समझना होगा इस बात को, और हमें एकजुट होकर के हर एक हड़ताल, हर एक धरने पे पहुंचना होगा, और पूरी ताकत के साथ अपनी ताकत को दिखाने की आवश्यकता है। 10 लाख बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं और 10 लाख ही हमारे रिटायरीज है। अगर ये 20 लाख भी पूरी तरह से जुट हो जाए, आज दिल्ली के अंदर हमारी जो मेंबरशिप है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो वर्कमैन साथी हैं, वो टोटल लगभग मेरे हिसाब से 40,000 होंगे। वो 40,000 में से आज 200 यहाँ पे आने के लिए कहा गया था। मैं देख पा रहा हूँ संख्या बढ़ रही है कि 200 से अधिक भी आ सकते थे। और आने वाले दिनों में मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि मेरी ये आवाज़ सब तक पहुँचनी चाहिए। और अगली बार जब भी हमारा धरना प्रदर्शन हो, हमें धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर तो हम करते ही हैं, हर एक दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, दिल्ली के हर ब्रांच के बाहर धरना प्रदर्शन होना चाहिए। हमारे देश की भारत सरकार दिल्ली के अंदर है। पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपको आवाज़ पहुंचानी होगी, क्योंकि एमएलगमेशन अभी है और प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा बहुत दूर नहीं है। कई बार उबाले खाता रहता है, बाहर निकल के आता है। हमारी देश की सरकार कई बार ये आवाज़ निकालती है कि किस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को वो आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से वो प्राइवेट सेक्टर्स की जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनको हमारे शेयर डाइल्यूट करने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। अभी आने वाले दिनों में संघर्ष को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से, AIBOC के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगली बार हमारे जो सीनियर साथी हैं इस मंच के माध्यम से, मेरे पूर्व में वक्ता थे, उनकी जो शिकायत रहती है वो शिकायत का मौका ना दें। पूरी तरह से संगठित होकर के एक आवाज में नारा लगाएं, आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।